नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार। बहुत समय पहले टीवी पे एक बहुत सीरियल आया करता था, अमेरिकाज गॉट टैलेंट। ये सीरियल इतना फेमस हुआ, ये लाइव शो था और ये इवेंट इतना फेमस हो गया अमेरिका में और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों में भी कि इंडिया वाले कॉपी करने में और जो इंडिया का जो बॉलीवुड वाला पार्ट है वो कॉपी करने से पीछे नहीं हटता। अब ये सीरियल यहाँ पे तुरंत का तुरंत इसका नाम दिया गया इंडियाज गॉट टैलेंट। अब इंडियाज गॉट टैलेंट में आप कुछ भी जाकर कर सकते हो, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, जो आपकी कला है, जो बाकियों से भिन्न है और जो बाकियों से आपको भिन्न बनाती है। अब कुछ इसी से मिलता जुलता नाम क्यों न रखा जाए। ऐसा एक ऊर्जावान और महान दार्शनिक जिसको कह सकते हैं वो थे हमारे समय रैना, और उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ नाम रखा जाए ताकि पॉपुलैरिटी नाम से भी बहुत ज़्यादा हो जाए। इन दार्शनिक साहब का पहले जो काम था वो यही था कि स्टैंड अप कॉमेडी करना, और पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। ये 2024 के मतलब कह सकते हैं कि 6 महीने जून के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, या ऐसा कह सकते हैं 2024 इनका साल रहा। इनकी जो ग्रोथ थी वो एक एक करके नहीं थी, एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ा था, सीधे एक तल्ले पे से 10वें माले पे इन्होंने छलांग लगा दी थी। इंडियाज गॉट टैलेंट की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए इनको कि इनकी अब गरिमा जो थी शो की वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए। अब इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज गॉट टैलेंट, आप नाम देखिए कितना मिलता जुलता नाम रखा गया ताकि पॉपुलैरिटी बनाने में कोई ज़्यादा मार्केटिंग करने में मेहनत ना करना पड़े। अब ये शो इतना ज़्यादा फेमस हुआ 2024 में कि पाकिस्तान वाले, जो भूखा नंगा देश है पाकिस्तान, जिसके पास खुद का कुछ कंटेंट नहीं है, वो इंडिया की इस शो की कॉपी करता है और वहाँ पे भी वो शो पाकिस्तान गॉट टैलेंट नाम का चलने लगता है। अब इस शो का थोड़ा सा फॉर्मेट बना दूँ, जितना चूतिया ये शो है उतना ही चूतिया इसका जो फॉर्मेट है। और फॉर्मेट क्या है कि आप आके परफॉर्म करोगे 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास, 2 मिनट ऐसा कह सकते हैं, 2-2.5 मिनट आपको परफॉर्म करना होता है, अपना टैलेंट दिखाना होता है आते आते, और टाइम शुरू हो जाता है टाइमर, और टाइमर ख़त्म होते आपकी माइक की जो कनेक्शन है वो काट दी जाती है। आप जितना कुछ परफॉर्म कर सकते हो कर चुके होते हो और आपके पास मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है, ये है इस शो का फॉर्मेट। अब हमारे जजेज क्या करते हैं, कुछ जो भाषा अमर्यादित क्वेश्चंस है वो करते हैं, जिससे उस परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना नहीं है, और उसको नंबरिंग भी अज्ञात तरीके से दी जाती है, और उस व्यक्ति की जीत हार उसके पूरी तरीके से लक पे निर्धारित होती है कि वो लक उसका क्या कहता है। अगर मेरे जैसा आदमी जाए वहाँ पे चुपचाप माइक के पास जाके 1 मिनट 20 सेकंड खड़ा हो जाए, अब उस 1 मिनट 20 सेकंड में मैं कुछ ना करूँ, कुछ मेरे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर मेरी जो गेस की हुई नंबर और जजेज का जितना भी नंबर है उसको टोटल करके डिवाइड करके एवरेज निकाला जाए, अगर ये सेम हो गया तो मैं 1 लाख रुपये जीत जाऊँगा। ठीक है, इस शो का। अब मेरे बाद जो लोग आने वाले हैं, अगर उसमें से कोई भी ये चीज़ कर लेता है तो वो बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे फर्दर बंटवारा चलता रहता है। अगर 2-4 लोग गेस कर लिए तो आपके जो पैसा 25,000 ऐसे करके 20,000 रुपये हो जाएंगे। और ये रुपीज़ जो होता है, ये कभी कभी जो टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट सेलिंग होती है उसका पैसा भी दे दिया जाता है। यूट्यूब से जो व्यूअरशिप आती है, जो पैसे, मोटे पैसे जो आते हैं वो तो अलग है, बाकी जो टिकट सेलिंग होती है, जो 20-50 लोग वहाँ पहुँचे होते हैं टिकट खरीद के, उन लोगों के पैसे को इन कैंडिडेट्स में बांट दिया जाता है जो कि बाय लक जीत जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये शो पूरी तरीके से चूतिया फॉर्मेट पे चल रहा है, कोई टैलेंट की इसमें कदर नहीं है। आप जाके खूब अच्छा परफॉर्म कर दो, खूब अच्छा, तो जजेस भी बोलते हैं, जो इनके माननीय जो जजेस जाते हैं वो भी बोलते हैं कि अरे यार, अगर मैं चाहता, मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें जिता देता, लेकिन ये चूतिया फॉर्मेट है। रवि गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु, कैरी मिनाटी हालांकि अभी नहीं गए हैं, और इसमें जो जजेज हैं उनका लेवल भी देखिए, उनके पास टैलेंट कितना है। दीपक कलाल, ओ माय गॉड, ये बंदा टैलेंट से भरा हुआ है, और इस बंदे के पास, मतलब ऐसा कहते हैं इंडिया में 2-3 नंबर पे है सब्सक्राइबर्स में, लेकिन इसके पास टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब टैलेंट के नाम पे ये क्या करता है कि लड़कियों वाले कपड़े पहन लेता है, लड़कियों वाले ड्रेसेस पहन के लड़की की आवाज़ में बात करता है, ऐसा लगता है कि जो ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं वैसा ये कुछ काम करते हैं। अब समय रैना ऐसे ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं जो कि बाहर के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फेमस हो। ठीक है, अब ऐसे राखी सावंत, ऐसे 4-5 लोगों को बुला लेना है इनको, और 4-5 लोगों को बुला के यही बकचोदियाँ करनी। जैसे मान लीजिए मैंने परफॉर्मेंस दिया और मेरी जो रेज्यूमे एक बनता है पूरा कि आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ आपके लाइफ में हुआ है, और क्या क्या आपकी कमियां, सब कुछ उसमें लिखा होता है, आपको खुद लिख के देना होता है। अब वो सब बकचोदियों वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस का जवाब आपको फनी वे में देना है, तभी आपकी स्क्रीन टाइमिंग मिलेगी। अगर फनी वे में नहीं दिया, आप सीरियस हो, तो फिर आपको स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिलेगी। अब इसी में जाते हैं, अभी पिछला जो लास्ट शो था इसका, अभी वो शो बंद हो चुका है, उसके सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए गए हैं यूट्यूब से, लेकिन जो लास्ट शो था उसमें हमारे एक महान पॉडकास्टर जो हैं रणबीर अलाहाबादिया,
एक बहुत बड़े पॉडकास्ट करते हैं और इनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल वेस्टर्न क्वालिटी का है, बातचीत तरीका बिल्कुल वेस्टर्न क्वालिटी का है। तो ये बंदा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने पॉडकास्ट में पूछने के लिए ऑलरेडी माहिर है, ऑलरेडी ये बंदा बदनाम था, लेकिन वहाँ पे मर्यादित तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते थे वो अच्छे अच्छे आते थे। जैसे किसी एक्टर को बुला लिया, किसी बड़े मिनिस्टर को बुला लिया, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका बहुत बखान किया था जब ये अवार्ड वितरण का शो चल रहा था, ठीक है। अब ये आते हैं, इनका क्वेश्चन जो था फुलो फुलो में, हालांकि उनसे ज़्यादा वल्गर वीडियोस बनाने वाला आशीष चंचलानी, इतना शांत बंदा, रियल लाइफ में वो इतना अच्छा है बंदा, इतना प्रैक्टिकल है, वो एक भी वर्ड ऐसा यूज नहीं करता है जो कि अमर्यादित हो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ बहनें ये लोग रणवीर इलाहाबादिया कूल बनने के चक्कर में कि भाई मैं कूल हूँ और ऐसे शो पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे आके ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। हालांकि वो बेहुदा तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ भी नहीं सकता, लेकिन वीडियो को अब आगे बताना है तो इसको पूछना भी पड़ेगा। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ में आपको 2 ऑप्शन दिया जाए। किसी कंस्टेंटेंट को ही पूछा था कि वो कंस्टेंटेंट कुछ परफॉर्म किया था, उसके बाद उनका ये क्वेश्चन था कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाए कि क्या अपने माता पिता को आप सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं जीवन भर, या एक बार ज्वाइन करके उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन का लेवल था यार, आप देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन ये रणवीर इलाहाबादिया कर रहे थे। अब कूल बनने के चक्कर में तो वहाँ पे लोग हंस के मजाक उड़ा दिया, कंस्टेंटेंट का भी थोड़ा सा मुंह मतलब गिरा हुआ लगा मेरे को, और वहाँ से ही विवाद शुरू हो गया। जब वो लोग बाहर आए होंगे तो मीम चारों तरफ छाया हुआ होगा। रणवीर इलाहाबादिया का माफ़ी वाला वीडियो जो बेहुदा वीडियो था, जिसका कोई मतलब नहीं, भाई वो वीडियो देखना भी मत, और उस पर और ज़्यादा जाके गाली दो, वो सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है, उसके व्यूअरशिप घटाओ उसको। हालांकि 2-2.5 लाख लोग जो अच्छे लोग हैं वो ऑलरेडी अनफॉलो कर चुके हैं, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लोग जो उसको फॉलो किए थे उन्होंने भी, जैसे विराट कोहली ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। अब मेरे को नहीं लगता जो कोई भी एक गरिमावान पर्सन होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, वो उनके उस बेहुदा पॉडकास्ट शो पे आएगा। इससे अच्छा किसी न्यूज़ चैनल या किसी टीवी पे चले जाओ, वहाँ पे कम से कम भाषा की मर्यादा तो रहती है। अब बात कर लेते हैं समय रहना लोगों से सिंपैथी लेना चाहते हैं, और लोग जो उनके जैसे जो मेंटलिटी के लोग हैं हमारे समाज में, वो भी सिंपैथी दे रहे हैं। सिंपैथी क्या ले रहे हैं कि भाई मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। लोग जब अपने काम छोड़ के आते हैं तो वो वहाँ पे कुछ सीखने नहीं आते हैं, कुछ भाषा की मर्यादा सीखने नहीं आते हैं, इसलिए मैं जो मन करता है वो बोल देता हूँ। ये क्या बात हुई यार? आपसे पहले बड़े इस समाज में, आपसे पहले आदरणीय स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के बाद ही आप कॉमेडी करेंगे। उनके आप बच्चे के बराबर भी नहीं हो, और उनके कॉमेडी के सामने आपका कॉमेडी बिल्कुल माइनस में है। ऐसे लोग जो इस देश में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, उस देश में आप बात कर रहे हो कि भाषा की मर्यादा बिना रखे मैं कॉमेडी करूँगा और तभी लोग हंसेंगे। अरे बेकार आदमी, फालतू आदमी। पहले तुम जाके जाकिर खान को देखो, अभिषेक उपमन्यु को देखो, रवि गुप्ता को देखो, अनुभव बस्सी को देखो, किसका मैं नाम लूँ। और सबसे बड़ा जो नाम इसमें है कपिल शर्मा को जाकर देखो, आज तक कितने ऐसे गाली गलौज का इन्होंने उपयोग किया है, एक बार भी नहीं, लेकिन लोग इनके सामने हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। गाली देके कूल बनना और सिंपैथी ले रहे हो तुम्हें ऐसे लोगों को अनफॉलो करने चाहिए। और सही हुआ, बिल्कुल कर्मा रिटर्न्स वाला जो वैल्यू है वो तुम्हें मिला है, और ये मैं कामना करता हूँ अपने देश के लोगों से जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। हालांकि मेरी व्यूज़ कम है, मेरे को गाली नहीं देना, तुम्हारी तरफ बिना गाली दिए भी मैं फेमस हो सकता हूँ, और मेरे को फेमस वैसे लोग में नहीं होना जो गाली सुनते हैं और जो गाली को लाइक करते हैं। भाषा की मर्यादा, अपने समाज संप्रभुता और अपने माता पिता सबका देख रेख करते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप दरकिनार करें समाज से, ताकि समाज में जो अच्छाई है वो बनी रहे। हमारे अंदर ही है वो चीज़। हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस चीज़ को डिमोट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे जो ऐसे लोग हैं वो हमें चीज़ें परोस के देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।